ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your both palms. Make a positive covering outside your body. Again, rub your both palms. Now put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. कल का किसने किसने पढ़ाई की है मैसेज करिए. How many of you studied about study class? Very good. सुबोध यादव जी पढ़े हैं. और मैसेज करिए किन्होंने किन्होंने पढ़ा है और हैंड रेज भी कर सकते हैं. नहीं पढ़ा जितने भी जी. और भावेश जी पढ़ चुके हैं. वेरी गुड. चलिए भावेश जी बताइए मैंने कल क्या पढ़ाया था आपको. बाकी लोग मैसेज करिए जिन्होंने कल की पढ़ाई की है थोड़ा बहुत. भावेश जी बताइए माइक अनम्यूट करके. मैम कल आपने डायरेक्शनल टर्म बताई थी, प्लेन बताया था, प्लेन ऑफ द बॉडी, और कैविटी के बारे में पढ़ाया था. वेरी गुड. सुबोध यादव जी आप बताइए डायरेक्शनल टर्म में क्या क्या चीज मैंने बताई थी. कोई बात नहीं. मैम सुबोध जी आप मैम आपने बताइए. पोस्टीर यस मैम आपने सुपीरियर इंफीरियर और कोस्टल और क्रेनियल को समझाया था कि सुपीरियर क्या होता है, इंफीरियर क्या होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सब बताया था. और आपने प्लेन्स वाला बताया था कि क्या क्या होते हैं, कैविटी का पूरा समझाया था. ओके ठीक है. सुबोध यादव जी आप मुझे बताइए सुपीरियर मतलब क्या होता है और किसके मैम पर्सपेक्टिव में हम सुपीरियर मीन्स सुपीरियर मीन्स जो हेड के टुवर्ड्स रहता है, जो भी हेड रीजन के टुवर्ड्स होता है उसे सुपीरियर कहते हैं, और इंफीरियर जो हेड रीजन के अवे होता है उसे इंफीरियर कहते हैं. वेरी गुड. लक्ष्मी साहू जी आप बताइए सुपीरियर इंफीरियर का दूसरा नाम क्या है. बाकी लोग जिनको आता है वो मैसेज कर सकते हैं. ठीक है आप सभी लोग मैसेज करिए जिनको आता है. सुपीरियर का क्रेनियल और इंफीरियर का याद नहीं आ रहा है मैम. डॉर्सल है क्या शायद. चलिए वेरी गुड. इंफीरियर का कोई बताइए क्या होता है इंफीरियर का. कोई भी. कॉर्डल है जी मैम तो शायद. मैं अलग बता रही हूँ. कॉर्डल. मनोज पाल जी बताइए. जी मैम आपने कल बताया था सुपीरियर का तो आपने क्रेनियल बोला था और इन्फीरियर को आपने बोला था कोजुअल बोला था. वेरी गुड. चलिए कृतिका आप मुझे बताइए कि जो कॉजल है वो किस पर्सपेक्टिव में है और उसको हम और नाम क्या बोलेंगे. इंफीरियर को कॉजल बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे. ये पैर की ये हेड की तरफ होता है या हेड से दूर होता है. कृतिका बताइए. मैम ये हेड से दूर होता है देखिए अग्र भाग में. ओके वेरी गुड. हाँ तृप्ति जी आप मुझे बताइए कि आपने लिखा है वेंट्रल और डॉर्सल, तो क्या सुपीरियर और इंफीरियर को वेंट्रल डॉर्सल बोला जाता है. जी शायद मैम, शायद मेरा कंसेप्ट शायद. क्लियर नहीं शायद. अच्छा ठीक है. इनका कंसेप्ट सॉरी कौन मैम. क्लियर करेंगे. वेंट्रल और मैं मैम. डॉर्सल को. हाँ नहीं और लक्ष्मी जी के अलावा जिन आंसर दे चुके हैं उनके अलावा हैंड रेज करिए. मनोज पाल भी आंसर एक बार दे चुके हैं. कोई और. मैम इतने लोग वेंट्रल और डॉर्सल शायद सामने और आगे की साइड होती है, शायद गलत बोला मैंने. सामने को आगे ही बोला जाता है. एंटीरियर पोस्टीरियर. वेरी गुड. सरिता जी आप बताइए इसको डिफाइन करिए इंटीरियर पोस्टीरियर को क्या होता है. एक्चुअली क्वेश्चन क्या, मैंने जस्ट ज्वाइन किया मैडम. क्वेश्चन ये था कि मैंने पूछा था कि सुपीरियर इंफीरियर को क्या कहते हैं, तो तृप्ति जी ने बोला वेंट्रल और डोर्सल कहते हैं. तो क्या सुपीरियर इंफीरियर को वेंट्रल डोर्सल कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं. ये क्या नाम है बताइए. नहीं, सुपेरियर इंफेरियर नहीं, एंटेरियर पोस्टेरियर साइड रहती है. और वेरी गुड. सुपेरियर इंफेरियर रही तो ऊपर नीचे की रहेगी, जैसे ऊपर की सुपेरियर रहेगी, नीचे की इंफेरियर रहेगी. और फ्रंट और पीछे का बैक का है तो पोस्ट इंफेरियर सॉरी एंटेरियर और पोस्टेरियर है.
चलिए ठीक है। किरण देवांगन जी, आप मुझे बताइए इंटीरियर और पोस्टीरियर को डिवाइड करने वाले प्लेन को हम क्या कहते हैं? बाकी लोग मैसेज करेंगे। इंटीरियर पोस्टीरियर को डिवाइड करने वाले प्लेन को हम क्या कहते हैं? नेहा जी बताइए, नेहा प्रजापति, माइक अनम्यूट करके। नेहा जी कोरोनल प्लेन बोलते हैं। वेरी गुड। विकी जी आप, वेरी गुड वेरी गुड। विकी जी आप मुझे बताइए कोरोनल प्लेन का दूसरा नाम क्या है? विक्की जी बताइए कोरोनल प्लेन का दूसरा नाम क्या है? चलिए सोनिया जी आप बताइए, सोनिया साहब। जी मैम, फ्रंटल प्लेन। वेरी गुड, फ्रंटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट डिवाइड करने वाले प्लेन को क्या कहते हैं हम? लेफ्ट और राइट डिवाइड करने वाले प्लेन को कहते हैं? चलिए, आप आंसर दे रहे हैं या फिर माइक अनम्यूट है? ऐसे ही आंसर दे रहे हैं तो बोलिए आंसर। मैम लेटरल प्लेन कहते हैं। लेटरल प्लेन कहते हैं, अच्छा। बताइए स्मिता जी क्या बोलते हैं इसको? सजाइटल बोलते हैं। सेजाइटल या फिर मीडियल प्लेन कहते हैं। ये लेटरली डिवाइड करता है, ठीक है। अब मुझे बताइए लेटरल और मीडियन मतलब क्या होता है बॉडी की पर्सपेक्टिव में? इसका एग्जाम्पल कल्याणी सरकार जी आप बताइए मुझे। लेटरल प्लेन का एग्जाम्पल बताइए। जो बाहर की तरह होते हैं, लेफ्ट रिटेल प्लेन जो लेफ्ट बॉडी में होते हैं ना। बॉडी किस अवे होती है या टुवर्ड्स होता है लेटरल? पवन विद्यार्थी जी आप बताइए। अभी हाँ बताइए, फिर से बोलिए एक बार। अभी मैम अभी दूर होता है। बॉडी से दूर होता है, अच्छा ठीक है। बॉडी से पास जो होता है उसको क्या बोलते हैं एकता जी? एकता गुप्ता। बॉडी से मिडल बोलते पास, हैं, प्रॉक्सिमल। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं आपकी बॉडी के पर्सपेक्टिव में बात करी, ओरिजिन से नहीं। मीडियल बोलते हैं, ठीक है। आप सही बोल रहे थे, आपने तृप्ति जी का आंसर देख लिया तो आप प्रॉक्सिमल बोल रहे। अब बताइए जो भी बॉडी का पार्ट है वो उसके ओरिजिन से अगर पास है तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी का पार्ट बॉडी के ओरिजिन से पास में है तो उसको क्या बोलेंगे, और दूर में है तो क्या बोलेंगे? मैसेज करिए सभी। प्रॉक्सिमल अगर पास है तो, और अगर दूर है तो डिस्टल। डिस्टल। वेरी गुड, चलिए ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अब मुझे बताइए बॉडी को अपर और लोअर डिवाइड करने वाले प्लेन को क्या कहते हैं? अपर और लोअर मैसेज करिए बाकी सभी, मुझे बताएंगे सोनी कुमार जी। सोनी कुमार जी बताइए, आवाज आ रही है? मैम एक्चुअली आज ही ज्वाइन किया है। अच्छा आपने आज ही ज्वाइन किया, ठीक है। मुझे 4-5 लोग के ही मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। अब जिनके मैसेज आ रहे हैं उनसे ना पूछ के मैं सबसे पूछूंगी, तो आप लोग याद रखिएगा। रश्मि जी आप मुझे बताइए बॉडी को अपर और लोअर डिवाइड करने वाले प्लेन को हम क्या कहते हैं? रश्मि जी बताइए भाई, क्लास में नहीं थे क्या? प्रतिभा श्रीवास्तव जी आप बताइए। एक्सियल। वेरी गुड, ठीक है। तुषार बालाजी आप मुझे बताइए एक्सियल का दूसरा नाम क्या है? अदर नेम ऑफ एक्सियल बताइए तुषार बालाजी। अच्छा पूनम जी आप बताइए मुझे। ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स, वेरी गुड, ठीक है। तो ये अब मुझे बताइए पूनम जी कि ट्रांसवर्स प्लेन हमारी बॉडी को किस तरीके से डिवाइड करता है? वेंट्रली या फिर हॉरिजॉन्टल, कैसे डिवाइड करता है? करता है मैम, बताइए। करता है मैम। हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हमारे प्लेन हुए। अब हम आते हैं बॉडी कैविटी के बारे में। सभी लोग मैसेज करिएगा हमारी बॉडी में कितनी कैविटी पाई जाती है? जी मैम जो आप बता रहे हैं ना, इन्हें आप हिंदी में बता सकते हैं एक बार?
ये नाम जो है देखिए, अब इसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, लेकिन आप लोग इसको हिंदी में देखिए। सुपीरियर मतलब जो ऊपर की ओर है, ठीक है, उच्चतर, ठीक है, उच्च भाग में जो है। इंफीरियर मतलब निम्न, नीचे की ओर जो होता है, ठीक है। इंटीरियर मतलब अग्रभाग, पोस्टीरियर मतलब पश्च भाग, ठीक है। लेटरल मतलब पार्स, पार्स मतलब साइड बाय साइड जो होता है उसको हम लेटरल बोलते हैं। मीडियल मतलब मध्य भाग होता है। आया समझ में इतना? जी मैम। ठीक है, अब जो इसके प्लेन है उनका नाम हिंदी में आपको देखना पड़ेगा। कोरोनल प्लेन होता है, वो बॉडी को आगे पीछे डिवाइड करता है। सेजाइटल होता है, वो बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब क्षैतिज रूप से आपकी बॉडी को जो काटता है, ठीक है, तो उसको हम ट्रांसवर्स जी प्लेन कहते मैम। जी मैम, हैं। अब हमारे हाँ, जितने भी टॉपिक है ना ये इंग्लिश में, इनका एक बार अगर हिंदी में आप नाम बताते रहे तो ठीक रहेगा। हम हिंदी मैं मीडियम इसमें से आप है लोग ना, को तो हिंदी में बुक भेजूंगी, क्योंकि ना एनाटॉमी हिंदी में मुझे टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग को मैं हिंदी में बुक भेज दूंगी इसकी। जी मैम, थैंक यू। आज सेल वाला कंप्लीट करके मैं आपको ये भेजूंगी। ओके मैम, चलिए, थैंक यू। अब मुझे बताइएगा हमारे बॉडी में कौन कौन सी कैविटी पाई जाती है। मांगे राम जी, आप मुझे बताइए नाम क्या क्या है। मांगे राम जी बताइए भाई। अंजू जी आप बताइए। मैम थोरेसिक एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ठीक है, ये तो किसी कैविटी के अंदर आता है। मेन दो कैविटी का नाम कौन कौन सा है? मेन दो कैविटी जो है आपकी। क्रेनियल एक ऊपर जो जिसमें ब्रेन और स्पाइनल जैसे आते हैं। नहीं, कोई और डिफाइन करिए सबसे पहले मेन कैविटी का नाम। थोरेसिक कैविटी मैम, और एब्डोमल अपर मतलब लोअर एब्डोमल। नहीं, इन सबको करेक्ट मैम करेंगे वेंट्रल एंड मैम डोर्सल। वेंट्रल और डोर्सल में। वेंट्रल और डोर्सल। वेरी गुड। वेंट्रल और डोर्सल। वेंट्रल और डोर्सल। वेंट्रल मतलब क्या होता है पवन जी? वेंट्रल मतलब? नजदीक मैम, वेंट्रल मतलब डोर्सल में बताइए। दूर। सामने का भाग। फ्रंट वेंट्रल मैम। मतलब भाई, प्रीतिका बताओ वेंट्रल मतलब। मैम अग्रभाग, बॉडी का वेरी गुड। अग्रभाग। और डोर्सल मतलब? फ्रंट, बैक साइड। डोर्सल। पीछे का भाग। डोर्सल मतलब पीछे का भाग, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड, डोर्सल मतलब बैक साइड। तो बॉडी के आगे का हिस्सा, अग्रभाग में जो कैविटी पाई जाती है। कैविटी मतलब क्या होता है? कैविटी मतलब क्या होता है? खोखलापन। गुहा, गुहा या खोखला, खाली स्थान। ठीक है, वेरी गुड। तो हमारे बॉडी के सामने थोरेसिक कैविटी, जो कैविटी पाई जाती है उसको वेंट्रल बोलते हैं। पीछे जो पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पीछे वाली को क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। डोर्सल। डोर्सल। कैविटी। विकी के जी मुझे डिफाइन करिए दोनों कैविटी के अंदर क्या क्या आता है। विकी के, आप बोल पाएंगे क्या या फिर कहीं बाहर में? मैसेज करके बता दीजिए, नहीं तो सबको बताइए। नहीं मैम, बाहर नहीं है तो आप बोल नहीं सकते। ठीक है, चलिए। और कोई मुझे बताइए, वेंट्रल कैविटी के अंदर दो कैविटी कौन कौन सी आती है? जल्दी जल्दी बताओ भाई। मैम थोरेसिक एंड एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। वेरी गुड, ठीक है। थोरेसिक और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी ये दो आती है। अब मुझे बताइए डोर्सल कैविटी के अंतर्गत कौन सी कैविटी आती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल ब्रेन को कॉर्ड। क्या क्रेनियल और बोलते हैं हम? स्पाइनल। क्रेनियल स्पाइनल, वेरी गुड, ठीक है। तो दीज आर सम कैविटीज जो हमने पढ़ी थी कल। अब मुझे बताइए पेनक्रियास कौन सी कैविटी के अंतर्गत आएगा? एब्डोमिनो पेल्विक। एब्डोमिनो पेल्विक। और एब्डोमिनो पेल्विक में से किसके अंतर आएगा, एब्डोमिनल या पेल्विक? एब्डोमिनल। एब्डोमिनल। वेरी गुड। चलिए, रेक्टम कौन सी कैविटी में आएगा? पेल्विक। पेल्विक। एब्डोमिनियल पेल्विक। 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 पेल्विक में, ठीक है। अब मुझे बताइए आप लोग, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कौन सी कैविटी में आएगा? स्पाइनल। थोरेसिक। स्पाइनल। सॉरी सॉरी सॉरी, स्पाइन। स्पाइनल। ठीक है, वेरी गुड। मुझे बताइए एसोफेगस कौन सी कैविटी में आएगा? थोरेसिक। एब्डोमिनल। थोरेसिक। सॉरी। ठीक है, मुझे बताइए हमारा हमारी थोरेसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी से सुपीरियर है या इंफीरियर है? इंफीरियर। सॉरी, सुपीरियर। 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 ठीक है। डायाफ्राम थोरेसिक कैविटी के किस हिस्से में पाया जाता है? इंफीरियर। इंफीरियर, वेरी गुड। जिसको हम क्या बोलते हैं?
कॉजल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए Okay. डायाफ्राम हमारे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी के किस हिस्से में पाया जाता है? सुपेरियर। सुपीरियर। वेरी गुड। सुपीरियर। रिब केज हमारे हार्ट को किस तरीके से कवर करती है, किस साइड से कवर करती है रिब केज? साइड से एक्सियल कह सकते हैं फ्रंट साइड। लेटरल। या क्या होता है, मतलब Lateral. साइड, दोनों साइड लेटरल। वेरी गुड, दोनों साइड को हम लेटरल बोलते हैं, ठीक है। साइड से कवर कर रही है। आया समझ में चीजें? अब मुझे जी बताइए मैम। हमारा नी कैप हमारी बॉडी के कहाँ पर है? किस हमारी बॉडी की फ्रंटल। फ्रंट फ्रंट को क्या बोलते हैं? एंटीरियर। एंटीरियर। इसी को ही हम क्या बोलेंगे? वेंट्रल, ठीक है। इंटीरियर को ही वेंट्रल भी बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए हमारा शोल्डर ब्लेड बॉडी के पोस्टीरियर। वेंट्रल है या डॉर्सल? पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। पोस्टीरियर को और क्या बोलते हैं? डॉर्सल। डॉर्सल। डोर्सल। बोलते हैं। वेरी गुड। चलिए मुझे बताइए हमारा फीमर बोन जो है हमारे लेग से प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है? फीमर बोन पेल्विक रीजन से। पेल्विक रीजन से है। प्रॉक्सिमल। पास में है। वेरी गुड। मेरे हाथ के नेल्स मेरे उंगलियों के ओरिजिन से प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है? डिस्टल। 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 वेरी गुड। मेरी अपर आर्म प्रॉक्सिमल है या डिस्टल है? मेरे प्रॉक्सिमल। शोल्डर से। प्रॉक्सिमल। वेरी गुड, ठीक है ना? समझ में आया ना इतनी चीजें? ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाए तो आप लोगों को बन जाना चाहिए, ठीक है। अब हम आज स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। 20 मिनट्स बहुत हो गए क्वेश्चन के बारे में पूछे हुए। अब मैं आप लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। मुझे बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं। बताइएगा, ठीक है। स्क्रीन प्रेजेंट है क्या आप लोगों को? जी मैम। ओके, ठीक है। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेल। सेल कोशिका। ठीक है, कोशिका। अब कोशिका के बारे में हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोशिका क्या होती है, किन्होंने। अच्छा चलिए मुझे बताइए कोशिका की खोज किन्होंने किया था? ये क्वेश्चन आया था इस बार नेट में। बताइए। रॉबर्ट हुक। 1662। वेरी गुड। माइक्रोस्कोप की खोज किसने की है? माइक्रोस्कोपी के बारे में किन्होंने बताया है? लीवेनहॉक। रॉबर्ट सॉन है मैम। अच्छा, वेरी गुड, ल्यूवेनहॉक ने बताया है, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन चीज है, यही क्वेश्चन इस बार नेट में पूछा गया था। बताइए कितना कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं सेल की। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, हम कोई भी स्टडी पढ़ते हैं तो उसका नाम हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? माइक म्यूट कर लीजिए भाई जिनका ऑन है। फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। एनाटॉमी। वेरी गुड। ओके। स्टडी ऑफ फंक्शन क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। ठीक है। अब एक नई चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटीज, जिसको हम क्या बोलेंगे? पैथोलॉजी। क्या बोलेंगे? पैथोलॉजी, ठीक है। जब हम एबनॉर्मेलिटीज के बारे में पढ़ते हैं हमारी बॉडी में क्या हुआ, तो हम पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना डायग्नोसिस करने के लिए। तो उस स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं। फिर पैथोफिजियोलॉजी भी एक होती है, उसमें हम क्या करते हैं, हमारी एबनॉर्मेलिटीज हमारी बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, क्या इलनेस हो रही है, उसको हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। तो ये कुछ टर्म है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोज मतलब होता है सेल, लोगोज मतलब होता है स्टडी। तो जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। बट मॉडर्न एरा में, अभी जब हम आधुनिक काल में आ गए, तब इसको सेल बायोलॉजी कहा गया, क्योंकि इसके अंतर्गत हम 3 और चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी में स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल पढ़ते हैं। देखिए, केवल सेल की स्टडी करना साइटोलॉजी था, लेकिन सेल कैसा दिखता है, उसकी संरचना कैसी है, उसका काम कैसा है, इन पूरे को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम 3 चीजें पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ सेल, ठीक है, कि उसका काम कैसा है। बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल, जैव रासायनिकी। जेनेटिक्स ऑफ सेल मतलब कि अनुवांशिकी, कैसे एक सेल से दूसरी सेल बनती चली जाती है, जिसमें सेल डिवीजन भी आता है। तो ये 3 चीजें हम जनरली पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए,
सेल जो है सेला वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है हॉलो कैविटी, मतलब कि खोखली गुहा। ठीक है, इतना समझ में आया, बहुत कॉमन चीज है। सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ की, ये तो आप सभी को पता ही होगा, है ना? सब लोग को पता है कि नहीं पता? बताइए भाई। जी मैम पता है, पता है। पता है ना, बहुत नॉर्मल चीज है। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं इसको, जल्दी बताइए। एनीवन? क्योंकि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी बनता है। वेरी गुड, Because ठीक it है। is a basic unit of life. हाँ, छोटे छोटे ब्लॉक्स मिलकर, छोटे छोटे सेल मिलकर हमारे पूरे बॉडी का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सेल है, सेल के अंतर्गत 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पाए जाते हैं और उन्हीं पार्ट में बहुत सारे पार्ट अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हम आउटर से इनर की ओर जाएंगे। जो आउटर लेयर होती है सेल की, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जो एनवलप, जो कोशिका के सबसे बाहर का हिस्सा है, आप लोग डायग्राम में देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा होगा सेल मेम्ब्रेन, सीलियम के बगल में लिखा है सेल मेम्ब्रेन। तो जो एक लिफाफा है जिससे पूरी कोशिका कवर है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट पाया जाता है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। जो भी लिक्विड कंटेंट पाया जाता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें 2 चीज होती है, साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स। ठीक है, देखिए जो साइटोप्लाज्म में मैट्रिक्स पाए जाते हैं, जिनको हम अंतर कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो पाए जाते हैं उनको हम साइटोसोल कहते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में। ठीक है, अब इनका हिंदी तो आप लोगों को थोड़ा सा देखना एक पड़ेगा। बार मैम रिपीट कर दीजिए। हाँ, देखिए साइटोप्लाज्म पूरा, जो जैसे मान लीजिए आप पानी लेते हैं, पानी में सब मटेरियल मिला हुआ है। ठीक है, आप नींबू पानी बनाते हैं, सब लोग नींबू पानी पिए हैं ना? जी जी मैम। ठीक है, अब देखिए पूरे नींबू पानी को हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब नींबू पानी मैंने ग्लास के अंदर रखा, ठीक है, एक बॉटल के अंदर रखा, तो जो मेरी बॉटल है, मान लीजिए ये बॉटल है, बॉटल मेरा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी थोड़ा छोटा छोटा शेड है ना स्प्राइट की बोतल में, वैसे ही वो सेल में भी छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर अगर नींबू पानी भरा है तो पूरा नींबू पानी साइटोप्लाज्म कहलाएगा। लेकिन उसमें जो मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, जो पार्ट, जो पार्टिकल्स, उसको हम साइटोसोल कहते हैं, जो कि लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। अगर इसमें पानी, नींबू पानी में पहली बात तो पानी रहेगा, और क्या रहता है नींबू पानी में, जल्दी बताइए? शुगर, नींबू रहता है। कुछ लोग शुगर, क्या लेमन। शुगर भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, फिर टेस्टी नमक भी डालते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीजें इसमें मिली होती है। तो इसमें जो पानी है पूरे साइटोप्लाज्म में, अब पूरा नींबू पानी साइटोप्लाज्म कहलाता है, लेकिन नींबू पानी का जो पानी है वो साइटोसोल है। ठीक है, और उसमें जो जलजीरा मिला है, शक्कर मिला है, नींबू मिला है, सोडा मिला है, वो सब क्या कहलाएगा, ऑर्गेनेल्स। आया समझ में? आया भाई? यस यस। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे ऑर्गेनेल्स। अब उसके अंदर आता है हमारा, मैम हिंदी, इसका हिंदी बता देंगे ऑर्गेनिज्म का? ऑर्गेनेल्स मतलब द्रव्य बोलते हैं, अंगक बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स मतलब अंगक। ओके। ठीक है, अब देखिए एकदम हिंदी आप लोग मत पूछा करिए, मैं एकदम परे वो हो जाती हूँ, हाँ कहाँ था हिंदी। ठीक है, वैसे ये है कि मैं भी हिंदी से पढ़ाई करी हूँ तो मुझे हिंदी याद रहता है। ऑर्गेनेल्स बोलते हैं मतलब अंगक होता है। ठीक है, जो अंग पाए जाते हैं इसके अंदर। अब देखिए नींबू पानी में, नींबू के बिना तो नींबू पानी कुछ नहीं है, तो वो होना जरूरी है। वैसे ही ऑर्गेनेल्स बहुत जरूरी है हमारे सेल के लिए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अभी आप लोग डायग्राम पहले देख लो, मैं एक एक करके बताती हूँ, क्योंकि सिंगल डायग्राम मैंने नहीं बनाया है। एक सेकेंड देखिए, अब आप लोग डायग्राम को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इस डायग्राम में आप सबसे अंदर की ओर जाओ, सबसे अंदर पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? वो होता है हमारा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस का छोटा बेटा। न्यूक्लियस के बेटे को आप मान लो न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस के बाहर कुछ द्रव्य भरा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पर भी प्लाज्म शब्द आता है, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो,
एक्सोप्लाज्म हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो। प्लाज्म मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड। जहां पर भी द्रव्य। प्लाज्म वर्ड है तो दैट इज अ लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है। और जहां पर भी लेमा वर्ड आता है, एक्सोलेमा, न्यूरोलेमा, प्लाज्मोलेमा ऐसे करके, तो वो झिल्ली के लिए यूज होता है। किसके लिए? झिल्ली या मेम्ब्रेन? झिल्ली के लिए। ठीक मेम्ब्रेन। है। हाँ, तो ये चीज याद रखिएगा। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस के चारों ओर लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और उसके बाहर भी, उसको भी कवर करने के लिए एनवलप चाहिए ना भैया, तो उसको कवर करने के लिए जो एनवलप पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। आप धीरे धीरे बाहर आना, जो लाइन बनी है ना, लाइन को देखते जाना धीरे धीरे, मैं एक एक करके बोलते जाऊंगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है न्यूक्लियर पोर। अब मान लीजिए आपको, मतलब हम क्या करते हैं, जब हम पनीर बनाते हैं, पनीर आप लोगों ने बनाया है दूध से? पनीर बनाया है? ये देखा यस होगा। मैम। हम क्या करते नहीं हैं बनाया पनीर? मैम। नहीं बना, हम बताते हैं। देखो, हम क्या करते हैं पनीर बनाने के लिए, हम जो जितना भी हमारे पास मटेरियल रहता है उसको एक कॉटन के कपड़े में रखते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा छेद होता है। अब उससे क्या करते हैं, हम कॉटन के कपड़े को खूब ज्यादा मोड़ देते हैं जिससे जितना भी पानी है या लिक्विडिटी है वो बाहर निकल जाए और ठोस मटेरियल जो है वो हमारे पास बचे, सॉलिड मटेरियल। और वही सॉलिड मटेरियल हमारा पनीर। जी, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए जिनका ऑन है। हेलो। हाँ, ठीक है। तो वैसे ही पोर्स पाए जाते हैं कि बाकी सब चीजें बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो आप आटा ही चालने वाली छन्नी देख लो, जब आप आटा चालते हो, आटा बाहर निकलता है, कीड़े मकोड़े बाहर, तो न्यूक्लियर पोर पाया जाता है जिससे कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चले जाए और अच्छा प्रोडक्ट जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है वो आ जाए। तो पोर मतलब छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है आपका, ये ऑरेंज कलर से लाइनिंग दिख रही होगी आपको, 2 लाइनिंग दिख रही है, जिगजैग दिख रहा है भाई? यस मैम। इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, रफ और स्मूथ, ठीक है। रफ होगा तो दरदरापन होगा, स्मूथ होगा तो कैसा होएगा? चिकनापन होगा। होगा कि नहीं होगा? होता है ना जी भैया? मैम। तो जिसमें थोड़ा थोड़ा दरदरापन है वो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें थोड़ा स्मूथनेस या चिकनाई है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आप इसका डायग्राम देखो, मैं आपको बाद में डिफाइन करूंगी सारे, लेकिन आपको अभी डायग्राम देखना आवश्यक है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो नीले कलर का आपको दिख रहा है ओवल शेप में और उसमें जिगजैग बना है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पूरे द्रव्य को कहते हैं। फिर आता है आपका गोल्गी अपार्टस। तो पर्पल कलर से जो जिगजैग लाइनिंग बनी है उसको हम गोल्गी अपार्टस कहते हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर है आपका पेरिऑक्सिसोम जो ग्रीन कलर से बना हुआ है। सेंट्रोसोम छोटे छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं और उनके अंदर सेंट्रियोल पाए जाते हैं। लाइसोसोम पर्पल कलर का गोला दिख रहा है, लाइसोसोम का ही छोटा भाई है पेरिऑक्सिसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम पर्पल कलर का आपको दिख रहा होगा और पेरिऑक्सिसोम ग्रीन कलर का है, ओवल शेप में है वो भी, ठीक है, दिखा। और राइबोसोम छोटी जी छोटी मैम। बिंदी शेप का होता है, ठीक है। उसमें और हमारे पूरी सेल में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम सीलियम कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैं इनको आपको एक एक करके डिफाइन करूंगी। इसके पहले हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए सेल थ्योरी किन्होंने दिया था, किसी को पता है? बताइए, एनीवन? स्विट्जरलैंड और कुछ नाम है याद। स्वाइडन एंड स्वान, ठीक है। ये देखना आप लोग, स्वाइडन एंड स्वान, मैं इसमें लिख भी दूंगी लेकिन आप लोग फिर भी देख लेना, SCHWAN, ठीक है। ये इनकी स्पेलिंग है स्वाइडन एंड स्वान की। इन्होंने सेल थ्योरी दी है। इनका कहना है कि सभी जीव कोशिकाओं से निर्मित हैं। जितने भी जीव हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल, सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। दूसरा इन्होंने बोला कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल नहीं होगी तो हमारा स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा सही से, और जेनेटिक जो हमारा सेल डिवीजन होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सेल होना जरूरी है। फिर सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन व उपापचय की दृष्टि से समान होती है। इनमें बोला गया हमारी जितनी कोशिकाएं होती हैं सब केमिकली एक जैसे होती हैं और मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से भी समान होती हैं, एक जैसे शेप में होती हैं,
कुछ कुछ अलग अलग शेप की होती है, लेकिन मैक्सिमम सेम शेप की होती है हमारी कोशिकाएं, ठीक है। इनका कहना है हर एक नव कोशिका की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित कोशिका से होती है। तो एक सेल से ही डिवीजन होता है तो दूसरी सेल बनती है। एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? आया कि यस नहीं? मैम। जी मैम। ठीक है। अब जीवन की सत्ता के लिए हमको अगर जीना है, ठीक है, उसके लिए सेल आवश्यक है। सभी जीव क्रियाएं इसीलिए करते हैं क्योंकि कोशिकाएं आपस में आंतरिक क्रियाएं करती हैं। हमारे शरीर में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सब सेल की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि सेल आपस में क्रिया कर रही है। आरबीसी सेल है, डब्ल्यूबीसी सेल है, प्लेटलेट सेल है, ये सब आपस में क्रिया करती हैं, फिर इनका डिवीजन होता है, तब हम अपने शरीर का कार्य कर पाते हैं। वैसे ही अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमें बुखार आ जाता है। तो ज्यादा सेल डिवीजन भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। और ज्यादा सेल डिवाइड होती है अगर एबनॉर्मली तो कैंसर होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। और यही चीज हम आगे जाके जब डिसऑर्डर आपका भी पढ़ोगे तो आपको ये सब पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का कहना यही है कि सब कुछ सेल से ही है। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे। मुझे बताइए, चलिए मैंने आपको बताया सेल के 3 पार्ट कौन कौन से थे? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस। वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। ये एक ये मेड अप बाय लिपिड बाइलेयर। जो हमारे फैट होता है इसको हम लिपिड कहते हैं, उससे मिलकर ये बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। बाइलेयर होती है मतलब डबल लेयर होती है, 2 परतें इसमें पाई जाती है, जिसको हम द्विपरतीय भी कहते हैं। वसा युक्त द्विपरतीय लेयर से बना होता है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये करता क्या है? तो भाई डबल प्रोटेक्शन है, तो ये कोमल संरचनाओं की सुरक्षा करता है, बाह्य उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है, पोषक तत्व अंदर व ताजे पदार्थों को बाहर, मतलब कि जो चीज हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं उसको बॉडी के अंदर ले जाता है, जो पोर्स पाए जाते हैं उनके द्वारा, और जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उनको शरीर से बाहर निकालता है। जैसे कि हमारा पसीना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, स्वेटिंग, तो स्वेटिंग के द्वारा हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। यूरिन के द्वारा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो ये सब सेल के द्वारा ही होता है, ठीक है। आया समझ में? जी मैम। जी मैम। अब देखिए, इसमें ना सेल का सबसे बाहर का स्ट्रक्चर आपको पहला वाला दिख रहा होगा। इसमें सेल का स्ट्रक्चर दिखाया कि सेल होती कैसी है सबसे बाहर से, है ना। तो इसमें आप देखो पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा, गोल गोल सा दिख रहा है, दिख रहा है भाई? जी मैम। यहाँ पर ये जो होते हैं ये नहीं मैम। पिंक कलर नहीं दिख रहा पहले वाले डायग्राम में? पिंक कलर के गोले अंडे आकार के दिख रहे, नहीं दिख रहे? जी मैम जी। हाँ, इनको हम बोलते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो हर सेल में प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट चेन का काम करते हैं, और इन्हीं में ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पाई जाती है। देखो आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, लॉलीपॉप। लॉलीपॉप खाते थे ना बचपन में हम, लॉलीपॉप पता है? यस मैम। जी जी मैम। यस मैम। तीली देख लो, तो माचिस की तीली ऊपर से गोल होती है, नीचे से लंबी होती है ना, होती है। तो वैसे ही ये पाया जाता है हमारे सेल में स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ऊपर भी आपको गोल नजर आ रहा है, नीचे भी। तो ऊपर से जैसे जूड़ा पिन लगाती है ना लड़कियां लोग, डिजाइनदार देखी होंगी लड़की लोग, जिसमें ऊपर से वो रहती मोती रहती है, पता है? Yes, औरतों को तो पता होगा। तो ऐसी दिखती है ना ऊपर से पिन की तरह। तो जो गोल पार्ट है इसका, ग्रीन पार्ट, उसको हम हेड बोलते हैं, और जो लंबा 2 पार्ट दिख रहा है पैर जैसा, उसको हम टेल बोलते हैं। हेड को हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली पूछ सकता है अगर बहुत डीप में पूछा तो। और टेल को हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर जो जो 2 परत पाई जाती है, उससे हमारी सेल बनती है।
अब इस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में ऊपर के हिस्से को, जिसको हम हेड कहते हैं, उसका नाम है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। हाइड्रोफोबिक। तो हेड को हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, टेल को हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि येलो कलर से होते हैं। तो ये मैंने आपको इससे दिखाया किस तरीके से सेल का मेम्ब्रेन दिखती है एक्चुअल में, सेल मेम्ब्रेन की संरचना है ये। अब इसमें छोटे छोटे प्रोटीन, मैंने आपको बोला था ना, प्रोटीन पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट। तो जो दूसरा डायग्राम है, डायग्राम नंबर बी, उसमें दिखाया गया है कलर्ड एटॉमिक फोर्स माइक्रोग्राफ, मतलब माइक्रोग्राफ लगाया गया और उन्होंने देखा यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये पहाड़ टाइप दिख रहा है ना, ये प्रोटीन है सारे, ठीक है। जनरली ट्रिप्सिन प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन में, उसको हम ट्रिप्सिन कहते हैं। इतना डीप आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं नाम बस बता दे रही हूँ। उसको हम ट्रिप्सिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। आया समझ में सेल मेम्ब्रेन क्या है भाई? जी मैम। बहुत सिंपल चीज है। अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया जाने वाला क्या है? लिक्विड। लिक्विड, ठीक है, सारा लिक्विड। तो इन्होंने क्या बोला है? साइटोप्लाज्म का इंटायर कंटेंट, इंटायर मतलब पूरा कंटेंट होता है विद इन द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़ के जितनी चीज पाई जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया ना, न्यूक्लियस के बाहर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर एनवेलप, जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करने का काम करता है, ठीक है। समझ में आया? न्यूक्लियर एनवेलप एक तरीके का फोल्ड होता है जो अलग करने का काम करता है। आया समझ? जी मैम। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को छोड़ के जितनी चीज पाई जाती है सेल के अंतर्गत, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसलिए 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर वाले हिस्से को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। अब आते हैं हम साइटोप्लाज्म के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर लिविंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जिनको हम सजीव अंगक कहते हैं, ठीक है। या क्या बोलते हैं हिंदी में? सजीव अंगक। और दूसरा पाया जाता है नॉन लिविंग साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, जिनको हम बोलते हैं निर्जीव द्रव्य। तो 2 चीजें पाई जाती हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत, जिसको, जो निर्जीव द्रव्य है उसी का नाम है साइटोसोल, और जो हमारे ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो कि लिविंग मतलब कि सजीव हैं, जीते जी हैं, मतलब कि वो काम कर रहे हैं, इनका मेन काम होता है, इसलिए इनको लिविंग कहा जाता है। नॉन लिविंग मेन काम नहीं करते, ये प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ में मदद करते हैं, बट ये मेन पार्ट नहीं होते, इसलिए इनको नॉन लिविंग कहा जाता है। अब देखिए, लिविंग के अंतर्गत इतने सारे पार्ट है, मैं बस बोल दे रही हूँ। पहला होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन है। फिर होता है साइटोप्लाज्म, फिर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने सबका शेप आपको बताया था। अच्छा बताइए, कितने प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया मैंने आपको? 2 टाइप्स के, एक स्मूथ 2 टाइप्स के और रफ। रफ। स्मूथ और रफ। स्मूथ एक रफ। ठीक है। फिर आता है हमारा गोल्गी अपार्टस, इसको हम गोल्गी बॉडी भी कहते हैं और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कैसा दिख रहा था माइटोकॉन्ड्रिया, जल्दी बताइए? ग्रीन ओवल कलर का। शेप। ओवल शेप में था, ब्लू कलर था, जिगजैग ब्लू कलर का। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा लाइसोसोम, जिसको हम सुसाइड बैग कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। देखिए, अब इतना कॉमन क्वेश्चन आया था कि सेल की खोज किसने की, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सुसाइडल बैग किसको कहते हैं। और ये पता है हमें कि 9th 10th का क्वेश्चन है, बट स्टिल कुछ क्वेश्चन नेट में ऐसे आते हैं, मैं अरे क्या ही क्वेश्चन दे दिया, और कुछ क्वेश्चन बहुत भयानक आते हैं, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर होता है राइबोसोम, इसके बाद होता है आपका सेंट्रोसोम, फिर होता है प्लाज्मोजिन। प्लाज्मोजिन भी एक पार्ट है, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब काम करने में, इसलिए नहीं बताया था। फिर होता है इंट्रासेलुलर फाइब्रिल्स, जो अंदर फाइब्रिल्स पाए जाते हैं वो। फिर होता है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स मतलब होता है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं क्या होता है? रिक्तिकाएं मतलब खाली स्पेस। हम वैक्यूम क्लीनर रखते हैं ना, वैसे ही वैक्यूल होता है जिसको रिक्तिकाएं बोलते हैं। फिर होता है ग्रेन्यूल्स, जिसको हम कणिकाएं बोलते हैं, तो ये हिंदी में। अब आता है, इतना समझ में आया लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? जी मैम। यस मैम। अब आते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। नॉन लिविंग साइटोप्लाज्म इंक्लूजन, इनको ऑर्गेनिल्स नहीं बोलेंगे, इनको हम इंक्लूजन बोलेंगे, क्योंकि ये द्रव्य हैं और ऑर्गेनिल्स द्रव्य नहीं कहलाते। ये मेन उनका जो
जैसे हो गया हमारा जलजीरा हो गया, और क्या था हमारा, शक्कर था, ये वो है, ठीक है। नींबू डालते तो नींबू के बीज चले जाते हैं ना पानी में कभी कभी, अगर आप बीज को नहीं छानोगे, अगर छन्नी से, जाते हैं कि नहीं जाते हैं जी। यस मैम। वो आप डालोगे नींबू पानी में तो उसके बीज जाते हैं। अब हम उसको तो लिक्विड नहीं कर सकते, तो वही चीज है ऑर्गेनिल्स। आया समझ में? अब शक्कर पूरी तरीके से कभी कभी नहीं घुलती है, नॉर्मल घुल जाती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं घुलती है, तो वो शक्कर हो गया। तो दीज आर ऑर्गेनिल्स। और जो चीज घुले हैं, ठीक है, और ज्यादा काम नहीं है उनका, दैट इज इंक्लूजन। इसमें दो तरीके के होते हैं हमारे, एक होता है ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक मैटर जिसको हम बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ। दो पाए जाते हैं हमारे नॉन लिविंग में। अब देखिए कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बताया था ना कार्बोहाइड्रेट था वहां पर, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट दो तरीके का होता है, एक होता है घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, एक होता है अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तो पता है ना भाई, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? यस मैम, स्टार्च फॉर्म में होता है। स्टार्च फॉर्म, वेरी गुड, ठीक है। तो कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो सॉल्युबल होते हैं उनमें कुछ है हमारे ग्लूकोज। हम ग्लूकोज पीते हैं ना, ऑरेंज फ्लेवर वाला नॉर्मल फ्लेवर, वो पानी में घुल जाता है कि नहीं घुलता? घुलता है। दैट इज अ सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। इनसॉल्युबल में आता है हमारा ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ठीक है। फिर आते हैं हमारे इनऑर्गेनिक मैटर्स। इनऑर्गेनिक मतलब कि जो कि कार्बनिक पदार्थ नहीं है। इसमें हमारा फॉस्फेट, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम और कुछ विटामिन पाए जाते हैं जिनको हम पेप्सिन और ट्रिप्सिन कहते हैं। तो बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑर्गेनिल्स है और कौन सा इंक्लूजन है, ठीक है। अब देखिए हम एक एक करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको ही पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दिख रही ना स्लाइड अच्छे से? जी मैम। यस मैम। जी मैम। यस मैम। हम स्टार्ट करते हैं जी सेंट्रोसोम। मैम। हाँ भाई बाद में आ रही है आवाज, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। सेंट्रोसोम से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो होता है न्यूक्लियस के पास स्थित होता है हमारा सेंट्रोसोम, ठीक है। अब देखो द सेंट्रोसोम इज अ मेजर माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है ये प्रोटीन फिलामेंट का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। बता रही हूँ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आप लोग याद रखना, उसको हम साइटोस्केलेटल के अंतर्गत कहते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जब आपसे पूछा जाए कहाँ पर पाया जाता है तो आप क्या बोलोगे? सेंट्रोसोम। क्या बोलोगे? सेंट्रोसोम। 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 ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक तरीके का प्रोटीन नेटवर्क है हमारे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत, जो कि सेंट्रोसोम के पास पाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसको पूरा नाम क्या है? द सेंट्रोसोम इज अ मेजर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनिज्म सेंटर। यहाँ पर सारे माइक्रोट्यूब्यूल आके ऑर्गेनाइज होते हैं सेंट्रोसोम में। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पर आके संगठित होते हैं। तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है MTOC, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। किसको बोलते हैं? अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज नोन एज अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, तो क्या होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। आपके पास चार ऑप्शन दे देगा, सेंट्रोसोम। लाइसोसोम देगा, सेंट्रोसोम देगा, पेरिऑक्सीसोम देगा और राइबोसोम देगा। तो व्हाट विल बी योर आंसर? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। देखिए वेरी गुड। अब ये जो सेंट्रोसोम है यूकैरियोटिक सेल, अब मैं आपको आगे बताऊंगी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अच्छा आप लोग बताइए क्या डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में? बताइए, किसी को पता है? यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। जीव कोशिका, जंतु कोशिका और अच्छा न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक्स में या प्रोकैरियोटिक्स में? मैम यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। हाँ, तो यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है, इसीलिए सेंट्रोसोम यूकैरियोटिक्स में होते हैं, क्योंकि सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास होता है। और न्यूक्लियस किस में होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसीलिए यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रोसोम होते हैं और उसी में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा सेंट्रोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। कहाँ पर? न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के पास। होता है हमारा सेंट्रोसोम, ठीक है। अब ये भी दो चीज से मिलकर बना होता है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है।
एक होते हैं सेंट्रियोल्स, एक होते हैं पैरासेंट्रियोल मटेरियल। तो ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इसमें याद रखने वाली चीज है MTOS, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहाँ पर होता है? कहाँ होता है भाई? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में। और यही जो होता है सेंट्रोसोम, ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, सेंट्रोसोम। ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत नॉर्मल चीज है, सेल डिवीजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है हमारा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो होता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है यहाँ पर। तो राइबोसोम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ। अब ये किससे किससे मिलकर बना होता है राइबोसोम? ये चीज आप याद रखना। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं? दैट कन्वर्ट जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जितने भी होते हैं, क्योंकि आरएनए और डीएनए जेनेसिस में काम करते हैं, तो जितने भी जेनेटिक कोड होते हैं उनको एमिनो एसिड में चेंज करने का काम करते हैं। इसलिए इनको प्रोटीन सिंथेसिस का केंद्र कहा जाता है। आया समझ में? दो चीज से मिलकर बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। राइबोसोम किससे किससे मिलकर बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। तो जब आरएनए प्रोटीन के साथ मिलता है तो ये अमीनो एसिड में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? अमीनो एसिड। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है? प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है? अमीनो एसिड। प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट अमीनो एसिड होता है। ये आपको डाइट में पढ़ने को मिलेगा। जब आप डाइट पढ़ोगे ना तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज होते हैं सारे। ठीक है, तो इसमें अमीनो एसिड्स होता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म बताइए भाई जल्दी से। राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अभी क्या करता है राइबोसोम? परफॉर्म बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। तो बायोलॉजिकल मतलब कि हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का स्थान जो है वो राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम। ओके, ये क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करने का काम करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को चेंजेस एमिनो प्रोटीन एसिड में इनटू चेंज अमीनो करता है। एसिड। ठीक है, वेरी गुड। इसके लिए अलग अलग आया था कि बहुत डिप हो जाएगा। अब इसके 3 टाइप होते हैं। ठीक है, आरएनए के 3 टाइप हैं। पहला होता है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, तीसरा होता है ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को हम बोलते हैं एमआरएनए। अब ये क्या करता है? देखिए, हमारे राइबोसोम के पास प्रोटीन आते हैं, है ना? तो ये क्या करता है? राइबोसोम आरएनए के साथ मिलके प्रोटीन के सिंथेसिस करने का काम करता है। जब ये ऐसा काम करता है आरएनए, तो इसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए कहते हैं, क्योंकि ये मैसेज भेज रहा है प्रोटीन को कि अब तुम एमिनो एसिड में चेंज हो जाओ। ठीक है, फिर क्या करता है? दूसरा होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम आरआरएनए कहते हैं। ये क्या करता है? ज्वाइन विथ राइबोसोमल प्रोटीन टू मेक राइबोसोम। अब ये क्या करता है? राइबोसोमल प्रोटीन से मिलता है और फिर आरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम की संरचना करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? राइबोसोमल है तो राइबोसोम की संरचना करेंगे। ठीक है, फिर ट्रांसफर आरएनए होता है जिसको हम टीआरएनए कहते हैं। बाइंड टू एन अमीनो एसिड एंड होल्ड इट इन अ प्लेस ऑफ राइबोसोम। ये क्या करता है? अमीनो एसिड से मिला रहता है और राइबोसोम के प्लेस में रहता है। कब तक रहता है? जब तक कि प्रोटीन का ट्रांसलेशन ना हो जाए अमीनो एसिड में। ठीक है, ऐसा समझ में? ट्रांसफर। तो ये 3 बस नाम याद रख लो आप, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। कौन कौन से? एमआरटी, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांस। हाँ, इसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हो एमआरटी। ठीक है, ठीक है, याद रखना। अब आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने राइबोसोम पढ़ लिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं हम अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसमें 2 तरीके का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ होता है, रफ में आपके एंजाइम अटैच होते हैं जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन में। आपको पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, तो आप क्या बोलोगे? रफ एंडोप्लाज्मिक।
प्रोटीन जो होता है वो थोड़ा रफ होता है, ठीक है, खुरदुरापन पाया जाता है प्रोटीन में। आप तेल देखो, तेल कैसा होता है, हम तेल खा के मोटे होते हैं ना, जिससे मैं चिकना चिकना होता है, ठीक है, स्मूथ होता है। डालडा कैसा होता है, स्मूथ होता है। घी कैसा होता है, स्मूथ होता है। तो स्मूथ होते हैं और इन सबको हम क्या बोलते हैं, लिपिड और स्टेरॉइड्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका सिंथेसिस होता है, लिपिड और स्टेरॉइड का। लिपिड को ही हम फैट बोलते हैं या फिर वसा बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए वसा का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो आप क्या बोलोगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपसे पूछा जाए प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, होता तो रफ एंडोप्लाज्मिक यार प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज किया जाता है राइबोसोम में। मैक्सिमम काम 60% काम राइबोसोम करता है। बचा हुआ प्रोटीन जो होता है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, उसका सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। याद रखिएगा, किसमें होता है, हाँ, यहाँ पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं और इनका यहाँ पर सिंथेसिस होता है। और लिपिड का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, स्मूथ यार। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, संश्लेषण, हाँ बनाना, वही। ट्रांसलेशन, तोड़ना, जोड़ना, क्या होता है बताइए भाई। जोड़ना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो क्या बोला गया है यहाँ पर, आप मुझे बताइए फिर से, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, रफ यार्ड में। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी एपार्टस। तो गोल्गी एपार्टस क्या करता है, अब देखिए सब जगह पर काम प्रोटीन का ही है, लेकिन अब गोल्गी एपार्टस कर क्या रहा है, ये क्या करता है, डिफरेंट एंजाइम होते हैं उनको एंट्री पे, किसकी एंट्री पे, गोल्गी एपार्टस की एंट्री पे, मीडियल और एग्जिट पे, इन सब पे परमिट करता है गोल्गी एपार्टस आने के लिए। और यहाँ पर ये क्या करता है, प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। तो आपसे पूछा जाए प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग और पैकेजिंग कहाँ पर होता है, ठीक है, मॉडिफाई मतलब उसका परिवर्तन करना, तो ये कहाँ पर होता है, हाँ। और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का काम कहाँ से होता है, वो भी गोल्गी एपार्टस से। अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का काम, प्रोटीन को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का काम गोल्गी एपार्टस करता है। तो हम जब ट्रेन से कहीं सफर करते हैं और आपके पास बहुत सारा सामान होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे सामान को कहाँ ले जाते हो, बहुत सारा भारी सामान है, आप अलग कोई अलग दुकान बर्थ में के नीचे रख देते हैं, या तो वो करते हो, या फिर आपके पास मान लो आपको बाइक ले जाना है ट्रेन से, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे भाई, बाइक ले जाना है, कार ले जाना है, कार तो चलो चला के सपोर्ट लेंगे आप मैम। ट्रांसपोर्ट में जाओगे, रेलवे ट्रांसपोर्ट में जाते हैं ना आप, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, यस मैम, है ना, रेलवे ट्रांसपोर्ट में आप जाओगे, वहां पर शॉर्टिंग मॉडिफाइंग किया जाता है, मतलब कि आपकी चीज को वो बोलते हैं कि आप लॉ कर दो, फिर हम इसको बनाएंगे, इसको पैकेज करेंगे, फिर शॉर्टिंग करते हैं, हमारा नेम लिस्टिंग करते हैं कि ये इतने दिन में वहां पर पहुंच जाएगा, 2 दिन तक वहां रहेगा, अगर आप नहीं पहुंचे तो आपको नहीं मिलेगा, फिर पैकेजिंग करके भेजते हैं। यही काम गोल्गी एपार्टस करता है, एपरेटस बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस करता है, ये गोल्गी बॉडी करता है, प्रोटीन को पैकेज करता है, उसको पैकेज बनाता है, एक तरीके से पैकेजिंग करता है और डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन में भेजने का काम करता है। तो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए जी अब हम आते हैं यस नेक्स्ट मैम। टाइम कितना हो गया अभी, हाँ 5 मिनट और बाकी है, ठीक है, तो मैं 5 मिनट लेट ज्वाइन किया तो 5 मिनट लेट, हाँ। अगर पूछा जाए कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है और राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन में, तो किसको चूज करना होगा, राइबोसोम, मैंने आपको बोला 60% कहाँ पर होता है, राइबोसोम, राइबोसोम, व्हाट विल बी द आंसर, राइबोसोम, ठीक है, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग कहाँ पर होता है, तो आप क्या बोलोगे,
चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइसोसोम में। ठीक है, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं और एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। तो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? एटम बॉम्ब ऑफ द सेल और सुसाइडल बैग। ठीक है, ये एक स्फीयर शेप्ड सेक होता है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है दैट हैव द कैपेबिलिटी टू ब्रेक डाउन मेनी टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या करता है? बहुत प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है, भक्षण का काम करता है। ये किसका काम करता है? फेगोसाइटोसिस का या भक्षण का काम करता है। ठीक है, अपनी चीजों को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लेकिन ज्यादा डाइजेस्ट कर लेगा तो क्या होएगा? क्या होगा भाई? नुकसान पहुंचेगा ना। तो ये ब्रेक डाउन करने का काम करता है बायोमोलिक्यूल्स को, लेकिन ये अपने ही ऑर्गन को और ब्रेक डाउन कर लेता है। अब चूंकि इसका पीएच जो है वो 5 होता है, मतलब एसिडिक है। अब आप मुझे बताओ, एसिड को आप किसी चीज में डालोगे तो क्या होएगा? जल जाएगा, खत्म हो जाएगी। जब आपके बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है तो आपको कैसा लगता है? जलन होती है। जलन महसूस जलन महसूस होता है। और ये हमारे साथ कब होता है जनरली? एसिड कब बढ़ता है? जब ज्यादा मतलब खाना नहीं खाते, एसिड रिफ्लक्स होता है। ठीक है, क्योंकि स्टमक ऑलरेडी एसिड को भेज रहा है, चलो एसिड आ रहा है, लेकिन जब हम खाना, क्योंकि एसिड खाने पचाने का काम कर रहा है, अब खाना उसको नहीं मिलता तो हमारे बॉडी के विसरल ऑर्गन को ही ये इफेक्ट करने लगता है। वैसे ही लाइसोसोम क्वाइट एसिडिक होता है, इसीलिए ये बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब ये तोड़ने का काम तो करता ही है, किसको? बायोलॉजिकल पॉलीमर्स को। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करता है? तो लाइसोसोम आर आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस अदर सेल प्रोसेस सच एज काउंटिंग डिस्चार्ज मटेरियल। ये क्या करता है? जितनी भी टूटी फूटी चीज आती है उनको डाइजेस्ट, इन्हीं के पास आती है, तो ये कब्रिस्तानी सब चीजों को पूरी तरीके से डिस्चार्ज मटेरियल को काउंट करने का काम करता है कि कितनी चीजें मेरे पास आई हैं। फिर एनर्जी मेटाबॉलिज्म का काम करता है, बुरी चीजों को, वेस्ट चीजों को तोड़ता है तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है। फिर सेल सिग्नलिंग का काम करता है और रिस्टोरेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, तो ये, और इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रेक डाउन ऑफ मेनी टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल या फिर डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, अब देखो, ये जनरली जो आपका लाइसोसोम है वो WBC सेल में पाया जाता है। अब WBC सेल में फेगोसाइटोसिस का काम होता है। आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगी सेल के बारे में, ब्लड सेल के बारे में, तो WBC के 5 टाइप होते हैं। ठीक है, उन 5 टाइप में न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये सारे 5 होते हैं। ठीक है, उनमें से एक फेगोसाइटोसिस का काम करता है। क्या करता है WBC? हमारे बॉडी में जितनी भी बैक्टीरिया या कुछ भी चीजें आती है उनको मारने का काम करता है, और उनको मारते मारते बॉडी अपने आप को ही मारने लगता है। इसीलिए WBC की संख्या बढ़ने से हमें बुखार ज्यादा आती है। देखते हैं ना, जनरली फीवर होता है तो WBC काउंट बढ़ा होता है, देखते हैं आप लोग। आप जब आप रिपोर्ट चेक करना कभी, आपके पास रिपोर्ट आएगी ना फीवर की, किसी की पैथोलॉजिस्ट के पास जाना, तो आपके पास रिपोर्ट आएगी तो WBC काउंट बढ़ा रहता है। क्यों बढ़ा रहता है? वो बाहर से आने वाले एंटीजन को रोकने का काम कर रहा है। अब रोकते रोकते वो अपनी मात्रा इतनी बढ़ा लेता है कि वो हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है। तो 3-4 दिन बुखार हो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन हो तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि WBC का काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, और WBC ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। इसलिए जब आप कोरोना के टाइम पे गए होंगे डॉक्टर के पास, तो आपको वैक्सीन लगवाने के बाद बोले होंगे कि बुखार आएगी, बोले थे कि नहीं बोले थे? और आपको आई भी होगी वैक्सीन लगवाने के बाद, किसी को आई होगी, किसी को नहीं आई होगी। इम्यून सिस्टम जैसे आई थी या नहीं आई थी? वैक्सीन लगवाए? आई थी। नहीं आई मैम। किसी किसी को नहीं आती है, और किसी कोई तो लिए ही नहीं होंगे, अलग बात है। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर इम्यून सिस्टम। अब मैं आपको जब इम्यून सिस्टम पढ़ाऊंगी तो समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा होता है कूफर सेल। कूफर सेल हमारे लीवर में पाई जाती है। तो WBC और कूफर सेल में लाइसोसोम ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जनरली हमारे बॉडी में जो एंटीजन आते हैं उनको मारने का या बायोमोलिक्यूल्स को मारने का काम करते हैं, लेकिन इनका लेवल ज्यादा हो जाए तो ये खुद को भी मारने का काम करते हैं। अब देखिए, जो लाइसोसोम में मारने की प्रक्रिया या सेल्फ डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम ऑटोलाइसिस कहते हैं, ये याद रखना। इट इज मोर कॉमनली नोन एज अ सेल्फ डाइजेशन, खुद की चीजों को पचा लेना। रिफर्स टू अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल
इसमें सेल डिस्ट्रक्ट हो जाती है थ्रू द एक्शन ऑफ ओन एंजाइम। लाइसोसोमल एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है, सेल्फ डाइजेशन का, मतलब कि जो भी एंटीजन, जो भी बैक्टीरिया बाहर से आ रहे हैं उनको मारने का काम तो करेगा ही, लेकिन जो अच्छे बैक्टीरिया है उनको भी मार देता है। अब मान लो अब भारत है हमारा, ठीक है, नींद तो नहीं आ रही भाई, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। हेलो मैम। हेलो जी मैम। आवाज आ रही है? मान लीजिए मैम भारत है सब हमारा, जी हमारा बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर में आपके पास आर्मी मैन आते हैं तो उनके ड्रेस हमको पता है, उन्हीं के ड्रेस पहन के कोई और आ जाए तो वो हमको मार देंगे ना। वैसे ही ऑटोलाइसिस लाइसोसोम में होता है, ठीक है। लाइसोसोम के छोटे भाई का नाम पेरिऑक्सिसोम है, इनको यह माइक्रोबॉडीज कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोबॉडीज पेरिऑक्सिसोम का दूसरा नाम है। ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जितने भी खराब पदार्थ है शरीर से उनको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस भी कहते हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा एटीपी, जो कि एनर्जी की करेंसी होती है सेल में, एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी को एनर्जी करेंसी बोला जाता है, ठीक है, द मेन एनर्जी मॉलिक्यूल यूज्ड इन द सेल। तो आपको पूछा जाए कि कौन से रेस्पिरेशन के द्वारा एटीपी में एनर्जी चेंज होती है, तो कौन सा रेस्पिरेशन है वो? हेलो आवाज आ रही है मेरी? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ये हो गया। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट काम है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ। जो चीज हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है वो उसे खुद मार देता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए यहाँ पर एपोप्टोसिस होता है। अगर आपको ये टर्म पूछी जाए एपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है, तो आप क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑटोलाइसिस बोला जाए तो लाइसोसोम्स। तो जब लाइसोसोम अपने पदार्थ को, अपने चीजों को खुद मारता है, उस प्रक्रिया को हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑटोलाइसिस। ठीक है, जब वो अपने सेल को नष्ट करता है तो इस प्रक्रिया को हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। और एपोप्टोसिस मतलब होता है जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ मतलब कि जो सेल हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है उसको मारने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। और लाइसोसोम जस्ट उल्टा काम करता है, जो अच्छी चीज है उसको भी मार देता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो अच्छा नहीं है उसको बस मारता है, और लाइसोसोम जो अच्छी है उसको भी मार देता है, ठीक है। इसलिए सुसाइडल डेथ कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति खुद की हत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है लिपिड का, और इसमें 2 रिस्पिरेशन साइकिल पाई जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, क्रेब्स साइकिल किस में, सेल के किस पार्ट में होती है, तो आप क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका प्रोसेस नहीं पूछेगा आपको, बट याद रखना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है न्यूक्लियस, फिर हम खत्म करते हैं, फिर कल सेल डिवीजन पढ़ेंगे। न्यूक्लियस सबसे अंदर का है, ठीक है, सबसे अंदर का पार्ट होता है, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसको हम मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं, भाई यही मैनेज करता है पूरी सेल को, और सबसे बड़ा हिस्सा होता है पूरे सेल का, बाकी ऑर्गेनल से सबसे बड़ा होता है ये, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर देखो, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, क्रोमेटिन पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाती है और न्यूक्लियर कोर पाया जाता है, ठीक है। देखिए मैंने आपको बोला कि ये यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर पाया जाता है। इसको कल पढ़ाऊं या आज पढ़ाऊं, क्योंकि एक पेज और है। क्योंकि ना जल्दी जल्दी पढ़ाने मेरे को भी मजा नहीं आता, कल पढ़ाऊंगी इसको। जी मैम। मैम समझ भी नहीं आ रहा है, टाइम भी हो गया ना इसलिए। अच्छा, टाइम होने बाद समझना बंद। मैम उतना ही प्रोग्राम किया हुआ रहता ब्रेन में 5 बजे तक, फिर बंद हो जाता। मैम मेंटलिटी मैम 5 बजे तक की है, उसके बाद फिर दिमाग में स्टोर नहीं होता। हाँ तो आज एक क्लास नहीं हुई है ना, तो 2 घंटे तो पढ़ना नहीं पड़ा आपको, 1 ही घंटे पढ़ना पड़ा। चलिए तो आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है, कल आप लोग जितना पढ़ाया उतना पढ़ के आइएगा, ठीक है। और कल ही मैं आपको सेल का आगे का पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए,
बहुत छोटे छोटे टर्न भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मेरे साथ एक बार महामृत्युंजय मंत्र, और कोई भी लेफ्ट नहीं करेंगे जब तक महामृत्युंजय मंत्र नहीं होगा। अब जितने कर दिए उतने कर दिए, इसके बाद कोई लेफ्ट नहीं करेंगे शांति पाठ तक। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड। Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक है, आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू।